हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका जो न्यू सेशन है दैट इज 2024-25 वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना अब 9th और 10th की दोबारा वीडियो जो है वो अपलोड की जाए। क्या हुआ है कि कुछ थोड़ी बहुत अगर आपकी बुक्स में चेंजेस आए हों, अगर कुछ आपके क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, कुछ अगर सब्ट्रैक्ट हुए हैं, वो सारा कुछ जो है वो इसमें आपका कवर हो जाएगा। और बाई चांस अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया होगा तो इस बार मैं ट्राई करूंगा कि और इन डेप्थ से आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक समझाया जाए ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करना है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है और उसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमने थोड़ा सा आज बेसिक उसका स्टडी करना है। बाकी फिर आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो आपके कवर करता जाऊंगा और जल्दी से ट्राई करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर कर सकूं। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री मेरे साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है विद स्टडी ऑफ मैटर को। मैटर की स्टडी करने के लिए साइंस की जो ब्रांच यूज की जाती है वो है हमारी केमिस्ट्री। अब इस पर्टिकुलर मैटर को स्टडी करने का मतलब हुआ कि ये मैटर किस चीज से बना होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो क्या इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जब हमने मैटर को स्टडी किया तो हमें यह पता लगा कि एक मैटर का सबसे बेसिक जो यूनिट होता है, मतलब ये कि एक ऐसी चीज जिसके कॉम्बिनेशन से मैटर क्रिएट हुआ है, वो एक्चुअलिटी में हमारा मॉलिक्यूल होता है। कभी कभार कईयों को लगता है कि सर इसमें एटम नहीं बोल सकते सबसे बेसिक यूनिट, लेकिन देखिए बेटा, बात यह है कि जब हम एटम के बारे में बात करते हैं तो एटम आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोडियम यहां पे मतलब वर्ड अगर मैं यूज करता हूं, एक एलिमेंट का नाम लेता हूं, तो सोडियम अकेला एज एन एटम एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो किसी और के साथ कंबाइन होकर एज ए Cl2 हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक मैटर का सबसे बेसिक यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो और कोई नहीं, वो हमारा एक मॉलिक्यूल ही होता है। सो आई होप आपको ये बात समझ में यहां पे आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक वो मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स आपके कंबाइन किए गए हैं वो सेम टाइप के हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लोरीन का एग्जांपल दिया, जैसे Cl2। अब इस Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर मैंने दो क्लोरीन के एटम का इस्तेमाल किया है, तो दो क्लोरीन के एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका तैयार होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें डिफरेंट जो हमारे एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेता हूं, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है आपका ये एक मॉलिक्यूल। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने डिफरेंट एटम्स का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे दो तरह के होते हैं। और दो तरह के होने की वजह से ही हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो भी दो तरह का होता है। पहली बात, प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? देखिए बेटा, प्योर सब्सटेंस उसको कहा जाता है जिसमें एक जैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए ऑक्सीजन गैस की बात करता हूं, ऑक्सीजन गैस की बात करता हूं, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको पाए जाएंगे वो ऑक्सीजन गैस के ही पाए जाएंगे, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करता हूं, जैसे CO2 गैस के बारे में बात करता हूं, तो अब इसमें जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के ही होंगे। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर गैस को देखते हो तो इसमें जो मैंने एटम यूज किया है वो दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसलिए इस प्योर सब्सटेंस को हम एज अ एलिमेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एज ए एलिमेंट भी कह देते हैं। और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को कंबाइन करके हमने यूज किया होता है उनको हम कंपाउंड कह देते हैं।
तो पहले तो आप बात को समझे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं आपकी। सो एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, कहते हैं कि ये ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिनमें जो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं या जो मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं वो बने होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स से, सेम काइंड ऑफ एटम से, तो उनको कहा जाता है आपका एलिमेंट। अब इस एलिमेंट की डेफिनेशन भी एक बार बाहर से देख लेते हैं। देखिए ये आपकी डेफिनेशन है, कहता है द एलिमेंट इज द सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो आपका फर्दर डिकम्पोज होकर सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं बन सकता। जब हम ये वाली बात कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब आप ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन गैस को डिकम्पोज या तोड़ने की कोशिश करोगे तो ऑक्सीजन के अलावा वहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इस केस में अगर आप डिफरेंट मेथोडोलॉजी लगा के इसको डिकम्पोज करने की मतलब तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि एक एलिमेंट एक ऐसा सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको आप फर्दर डिकम्पोज मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने की कोशिश करते हो तो आप उसको सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हो। आई होप आपको एलिमेंट यहां पे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब हम एलिमेंट्स के बारे में फर्दर बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एलिमेंट्स जो हैं उनमें हम जिन एटम्स का इस्तेमाल करते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। तो एटम क्या चीज है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है या किसी और के साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब वो किसी और के साथ एग्जिस्ट करेगा तो अपने जैसे के साथ ही वो एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे नेचर के अंदर हमें सोडियम मेटल मिल जाता है। अब सोडियम मेटल में सिर्फ सोडियम क्या है? एक एटम ही है हमारा। और उसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास ऑक्सीजन, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया, तो ऑक्सीजन अपने एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एज ए मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करें, सोडियम जो है एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि हमारे पास सोडियम एज अ मेटल हमें मिल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन वो अकेला एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, उसको कोई और ऑक्सीजन चाहिए अपने आप का। वैसे तो आगे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा ही, तो अभी डिटेल में नहीं जाता, बस सिंपल सी बात है कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी के साथ मिलकर एग्जिस्ट करना होता है और अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि क्लोरीन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो Cl अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। Cl जो है वो अपने एक और Cl के साथ कंबाइन होकर Cl2 बनता है, तब जाके वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है एलिमेंट्स के अंदर कि भाई एलिमेंट जो होगा, पहली बात उनमें जो हमारे पास एटम्स होंगे, ठीक है, उनमें जो एटम होंगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं या वो किसी अपने जैसे के साथ मिलकर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी किसी एलिमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं तो ये वही एटम्स हैं जो एक्चुअलिटी में रिएक्शन में काम आते हैं, जो रिएक्ट करते हैं। तो यहां पे तभी कहा गया है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आप बोलेंगे बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? देखो सिंपल सी बात यह है कि मानता हूं कि सोडियम है और ये क्लोरीन है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब ये रिएक्ट करेंगे तो Cl2 पहले टूटेगा, ठीक है, यहां पे बैलेंस करेंगे तो 2 सोडियम के जो है यहां पे एटम्स लिए जाते हैं, तो एक सोडियम और एक Cl मिलके NaCl आपका क्रिएट होता है, वो भी 2 आपके क्रिएट होंगे यहां पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जिस टाइम रिएक्शन की बात आई तब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो गए, तब ये टूट के इंडिपेंडेंट हो गया ताकि वो किसी और के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो ये है सब इसके बारे में। आगे बात करते हैं तो हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने पढ़नी है वो है एटॉमिसिटी। अब देखो यार, किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है वो अपने जैसे कई सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं उसको उसका एटॉमिसिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल से पहले मैं ये बता देता हूं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कई तरह के हमारे डिफरेंट जो है कैटेगरीज देखी जाती है। जैसे कि मोनो एटॉमिक एक कैटेगरी है। मोनो मतलब होता है सिंगल, मतलब जैसे कि सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम।
अब ये वो पर्टिकुलर एटम्स हैं जो आपके इंडिविजुअली अकेले अपने एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, वो किसी और पर्टिकुलर सोडियम या मैग्नीशियम के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। डाइएटॉमिक जैसे कि ऑक्सीजन मैंने बताया था, जिसमें दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से ये बनाया जाता है और इससे ऊपर जितने भी होते हैं उनको हम पॉली एटॉमिक का नाम देते हैं। बाकी हम एक एक करके इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मोनो एटॉमिक के बारे में बात करूंगा। तो मैंने कहा कि वो एलिमेंट जिसमें एक ही एटम एग्जिस्ट करता हो मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम है। ठीक है, हर एक में एक एक ही एलिमेंट, एक एक ही एटम है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास यहां पे होता है हीलियम का, नियोन का, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन का। एक बार बताया तो यार, ये हमारे नोबल गैसेस हैं, ये 18th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं आपके। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही स्टेबल नेचर के होते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी से किसी और पर्टिकुलर एटम के साथ ये कंबाइन नहीं होते हैं और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। तो पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एक और एग्जांपल यहां पे दिया गया है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये एज ए सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो इनकी एटॉमिसिटी भी 1 होती है। कार्बन की बात करें तो वो भी एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हमारा उसकी भी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास डाई एटॉमिक है, जिसमें ऑक्सीजन हमारा एग्जाम्पल है। ट्राई एटॉमिक के अंदर 3 एटम्स होते हैं, जिसमें ओजोन हमारा एग्जाम्पल है। टेट्रा एटॉमिक की बात करें जिसमें 4 एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और फॉस्फोरस उसका एग्जाम्पल है। ऑक्टाटॉमिक के बारे में बात करें तो उसमें 8 आपके एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल क्रिएट करता है और सल्फर जो है वो उसका एग्जाम्पल है। सल्फर में S8 लिखा जाता है। तो ये तो हो गया बेटा डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो हमने बात करी। अब हम मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं और कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और वो एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, वो पर्टिकुलर मैटर जो है कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक हो गया। ये तो हो गया, हमने एलिमेंट के बारे में बात करी, मॉलिक्यूल के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। तो देखिए, अगर एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से अगर बना हुआ है तो वो मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का ही हो सकता है। यहां पे लिखा है कि व्हेन एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि CO2 की अगर मैं बात करता हूं तो 1:2, मतलब इसमें एक एटम कार्बन का होगा और 2 एटम क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। जब एक फिक्स्ड रेशियो में 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो किसका मॉलिक्यूल होता है, वो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। कई सारी बड़े प्यारी बड़ी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, पानी दैट इज H2O की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, NH3 की। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आपके मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, कंपाउंड के। तो इसलिए जब हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन है एक फिक्स्ड एक फिक्स्ड रेशियो के साथ। तो उनको बेसिकली हमने कंपाउंड का नाम दिया। सो कंपाउंड क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं है, वो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन हुए हैं। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, कंपाउंड का नाम दे दिया। तो ये जो भी हमने इतना कुछ पढ़ा है ये थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है मैटर के बारे में। मैटर के अंदर एलिमेंट क्या होता है, उस एलिमेंट के अंदर कंपाउंड का क्या मतलब होता है, ये सब बातें आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का क्या रोल है इसमें, हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। देखिए, शुरुआत होती है बिफोर 1680 से। जितने भी एल्केमिस्ट हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा सा ना स्क्रूटनाइज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए
उन जितने भी वो सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे थे उनको उन्होंने एक एक पिक्टोग्राफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। जैसे अर्थ जो है उसके लिए जो वो सिंबल इस्तेमाल करते थे वो था एक ट्रायंगल, और वो डेल्टा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? फिर क्या हुआ, इस आइडिया का इस्तेमाल करते हुए डेल्टन ने क्या सोचा कि यार एक काम क्यों ना करूं, जितने एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को मैं एक स्पेसिफिक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इससे क्या होगा कि उनकी जो पहचान है वो इजी हो जाएगी। अब आपके मन में आएगा सर हमें ये करना ही क्यों है, मतलब मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की, अगर मेरे पास सब्सटेंस है तो मैं इसका आराम से यूज कर लेता हूं। लेकिन देखिए बेटा, आप सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर दायरे के बारे में बात कर रहे हो, हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी ने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज करना है, और अगर मान लो आज आप क्या करते हो, आप कोई चीज चाहिए और वो इंडिया में नहीं मिलती तो आप बाहर से मंगवा लेते हो। बाहर से कैसे मंगवा पाते हो? क्योंकि बाहर से, जैसे मान लो आज मेरे इंडिया में मुझे वीट की कमी है और मैं वीट जो है वो बाहर किसी कंट्री से मंगवाता हूं मैं, तो जब मैं उनको ऑर्डर दूंगा तो मैं वीट बोल के ऑर्डर ही दूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि यहां पे वीट बोलते बट वहां कुछ और बोलते और हमें पता नहीं वो क्या बोलते और हम कुछ और ही मंगा ले। तो एक जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हमारी ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, हमारे काम बढ़ जाते हैं, हमारी नॉलेज आराम से हम शेयर कर सकते हैं। इसलिए एक फिक्स्ड लैंग्वेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो डेल्टन ने इस चीज की शुरुआत करी। डेल्टन ने क्या कहा, डेल्टन ने क्या किया, जितने भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको एक फिक्स्ड सिंबल देना शुरू कर दिया। जैसे कि ऑक्सीजन जो है, अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया उन्होंने एक सर्कल का इस्तेमाल किया। जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया तब उन्होंने क्या किया, ये जो सर्कल है ना, सर्कल के सेंटर में एक बिंदी लगा दी, तो वो कहते हैं ये जो सिंबल है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हर एक एलिमेंट को इस तरह से करना बहुत ही डिफिकल्ट था, उसको याद करना तो और भी डिफिकल्ट था। तो ये थोड़े से आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हो किस तरह से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया इनको एज ए रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इतने सारे एलिमेंट जो हमारे प्रेजेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर जनरेट करना या उसके बारे में सोचना बहुत ही डिफिकल्ट था, और उसको सिंप्लीफाई किया जॉन जैकब्स बेrzelius ने, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ये जितने भी आपके मतलब एलिमेंट्स थे उनको कहा कि एक काम करते हैं यार, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपना एक नाम है, इंग्लिश नेम है बेसिकली। उस इंग्लिश नेम का जो सबसे इनिशियल लेटर है ना, उस इनिशियल लेटर को हम एज अ यूज कर लेते हैं सिंबल के तौर पे। अब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पहला लेटर क्या है हमारा, ऑब्वियस है ओ है, तो कैपिटल ओ का इस्तेमाल किया। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहला क्या है, एच, तो कैपिटल एच का इस्तेमाल किया। कार्बन के लिए कैपिटल सी का इस्तेमाल किया, एंड सो ऑन। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हम हर एक एलिमेंट का जो सिंबलाइजेशन है वो इस तरह से नहीं ले सकते थे। रीजन ये आया कि कई सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका जो नाम है वो इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश नेम नहीं था। कईयों के नाम जो थे वो लैटिन नेम पे आधारित थे या फिर डिफरेंट लैंग्वेज पे आधारित थे। अब जैसे कि ये वाले जितने भी आप ऊपर वाले देख रहे हो ये सब लैटिन नेम है, और इन्हीं के नाम पर यहां पर ये सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। और लास्ट वाला जो आप देख सकते हो वो एक जर्मन नेम है। तो प्रॉब्लम तो फिर वही की वही रही। अब इस प्रॉब्लम से उभारने के लिए हमारे इस संस्था कह सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर शुरुआत होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको एक यूनिक केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ताकि वर्ल्ड वाइड हम उस चीज को समझ सके और उस चीज का इस्तेमाल कर सके। क्लियर? अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह हुआ कि अब ये किसी के भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम पता कहां आती थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि यहां पर एक मैग्नीशियम वर्ड यूज किया गया, हम सब जानते हैं मैग्नीशियम क्या होता है,
लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर आप देखो, फ्रेंच में मैग्नीशियम बोला जाता है, स्पेनिश में मैग्नीशियो कहा जाता है, ग्रीक में मैग्नीशियन कहा जाता है, तो प्रॉब्लम यही थी कि हर एक डिफरेंट लैंग्वेज में इनके जो प्रोनाउंसिएशन थी, इनके जो नाम थे वो थोड़े डिफरेंट हो जाते थे। तो वर्ल्ड वाइड एक जैसा करने के लिए सबसे बेस्ट था कि उनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो। भाई मैग्नीशियम एमजी, अब एमजी को देख के जिसने जो जिस लैंग्वेज में समझना समझ लो, बट सबको पता है कि एमजी मैग्नीशियम को ही कहा जाता है। इसीलिए कहा यह गया, द यूज ऑफ सिंबल्स इंश्योर्स दैट द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इज अंडरस्टूड इंटरनेशनली। तो सिंबल्स बनाने की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल के अंदर हर कोई एक जैसी चीज को एक जैसा ही समझता है। मतलब यह कि अगर मैं आज मैग्नीशियम में एमजी लिख दूंगा ना, तो सबको पता ये मैग्नीशियम ही है, ठीक है। एंड वो पर्टिकुलर सिंबल की वजह से एक तो इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, ना ही कल्चरली या लिंग्विस्टिक या ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उसकी वजह से भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो हम यहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है उसका बेसिक मतलब क्या है। तो ये था आज इस पूरे वीडियो का मेन पार्ट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गई होगी। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम और इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी हौसला बनता रहे और आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया जो वीडियोस है वो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।